बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको नावल अमर बेल पसंद आ रहा होगा। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है नावल अमर बेल की किस्त नंबर 44। 9:30 सुबह। गाड़ी के पास खड़े गार्ड्स ने उमर को देखकर सलूट किया। ड्राइवर अब तक फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल चुका था। उमर ने अपने हाथ में पकड़ी चीज़ें डैशबोर्ड पर रखीं और खुद अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने उसके अंदर बैठने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों गार्ड्स भी अब जीप की पिछली नशिस्त पर बैठ गए। दूर गेट पर मौजूद गार्ड अब गेट खोल रहा था। वो उमर को बाहर निकलते और गाड़ी में बैठते देख चुका था। ड्राइवर अब अपनी सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। गेट पर मौजूद गार्ड्स बहुत मुस्तैदी के आलम में खड़े थे। उमर की गाड़ी पास से गुजरने पर उन्होंने उमर को सलूट किया। उमर ने ग्लोव्स कंपार्टमेंट खोलकर अंदर मौजूद अपने सनग्लासेस निकाले और उन्हें आंखों पर चढ़ा लिया। गेट के बाहर मौजूद पुलिस की हिफाजत एक और मोबाइल ने उमर की गाड़ी के बाहर आने के बाद उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। उमर की गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही थी। सड़क पर इस वक्त खासी ट्रैफिक थी। उमर ने अपनी घड़ी पर एक नज़र डाली। वो जानता था 10 मिनट के अंदर वो अपने ऑफिस में होगा। उसके घर से उसके ऑफिस का फासला सिर्फ 10 मिनट का था। वो तनकीदी नज़रों से सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक को देखता रहा। अक्सर गाड़ियों के ड्राइवर उनके लिए रास्ते छोड़ रहे थे। उसे सड़क पर बजते हुए हारन की आवाज़ से बेहद कोफत होती थी और इस वक्त सड़क पर बेतहाशा हारन बज रहे थे। उसकी अपनी गाड़ी का ड्राइवर चाहते हुए भी हारन नहीं बजा रहा था। उमर जहांगीर की मौजूदगी में कम अज कम वो ये जुर्रत नहीं कर सकता था। उसे आज भी अच्छी तरह याद था जब तकरीबन 2 साल पहले उमर ने वहां ज्वाइनिंग ली थी। उसके साथ पहले ही सफर में उसने हस्बे आदत सड़क पर आते ही हारन दिया था। उमर ने उसे घूर कर देखा था। दोबारा हारन मत देना, कम अज कम जब तक मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। ये भूल जाना कि गाड़ी में हारन नाम की कोई चीज़ है। या तो गाड़ी इतनी तेज़ और अच्छी चलाओ कि हर तरह की ट्रैफिक से निकल जाओ, या फिर इंतज़ार करो। पुलिस की गाड़ी देखकर लोग खुद ही कुछ देर में रास्ता साफ कर देंगे। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो इंतज़ार करो, कभी ना कभी तो रास्ता मिलेगा। मगर ये हारन दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें और हारन दोनों को गाड़ी से निकाल कर फेंक दूंगा। ड्राइवर ने उसके बाद वाकई कभी हारन का इस्तेमाल नहीं किया था। पता नहीं क्यों उसे ये यकीन था कि उमर वाकई ऐसा ही करेगा। वो दूसरी बार उसे वार्निंग नहीं देगा। अपने ऑफिस के रास्ते में आने वाले वाहिद चौक पर खड़े ट्रैफिक कांस्टेबल ने उमर की गाड़ी पास से गुजरने पर उससे सलूट किया। जब्बार, आज मेरी कार को सर्विस के लिए ले जाना। उमर ने अचानक ड्राइवर को मुखातिब किया। वो अपनी जाती गाड़ी की बात कर रहा था। ठीक है सर, किस वक्त? ड्राइवर ने मुस्तादी से कहा। मैं कचहरी में जब 1-2 घंटे के लिए जाऊंगा, उस वक्त तुम गाड़ी ले जाना, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटों में तुम्हें वापस होना चाहिए। अगर गाड़ी का कोई लंबा चौड़ा काम निकल आया तो फिर तुम उसे वहीं छोड़ देना और खुद आ जाना, क्योंकि मुझे आज खासी जगहों पर जाना है। उमर ने उसे मजीद हिदायत दी। ठीक है सर, मैं 2 घंटों से पहले ही वापस आ जाऊंगा। दर्जी से मेरे कपड़े ले आए? उमर को अचानक याद आया। उसने चंद दिन पहले 2 शलवार कमीज सिलवाने के लिए भिजवाए थे। यस सर, वो तो मैं शाम को ले आया था। अभी गाड़ी में ही पीछे पड़े हैं, मुझे याद नहीं रहा। घर में देना, मैं कुछ इमरजेंसी में कल शाम को जल्दी चला गया था। ड्राइवर ने कदरे माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। हाँ, कैसी है बीवी अब तुम्हारी? उमर को उसकी इमरजेंसी की बात सुनकर याद आया। अब तो बेहतर है सर, हड्डी तो बच गई मगर चोट खासी आई है। मुझे तो कल बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ी उसके लिए। हॉस्पिटल में है? नहीं सर, घर ले आया था मैं रात को। हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत नहीं थी। ये कौन सी बीवी है, पहली या दूसरी? उमर जानता था जब्बार की 2 बीवियां थीं। दूसरी शादी उसने 6 माह पहले ही की थी। सर, दूसरी वाली, जब्बार ने जवाब दिया। हाँ, मुझे पहले ही अंदाज़ा था। ये दूसरी बीवी ही हो सकती थी जिसके लिए तुम इस तरह भागे भागे जा सकते थे। उमर ने तबसरा किया। बैक व्यू मिरर में उसने पीछे बैठे हुए गार्ड्स को आपस में मायनी खेज मुस्कुराहटों का तबादला करते देखा। जब्बार उमर की बात पर कुछ झींप गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर जी, मैं तो पहली का भी बहुत ख्याल रखता हूँ। जब्बार ने उमर के तबसरे के जवाब में कहा। यह काबिल यकीन बात तो नहीं है, मगर चलो यकीन कर लेता हूँ। उमर ने कदरे शगुफ्तगी से कहा।
वो अब एक बार फिर सड़क पर नजर आने वाली ट्रैफिक की तरफ मतवजा हो चुका था। गाड़ी अब उसके ऑफिस के करीब हो गई थी। चंद मिनटों के बाद गाड़ी उसके दफ्तर के कंपाउंड में दाखिल हो रही थी। ऑफिस के अंदर और बाहर उसके अमले में रूटीन की हलचल नजर आने लगी। 9:40 सुबह। उमर ऑफिस में पहुंचकर मामूल के कामों में मसरूफ हो गया। उसका पीए उसके सामने टेबल के दूसरी तरफ खड़ा था। सर, डीसी साहब की कॉल आई थी आपके आने से चंद मिनट पहले। उन्होंने कहा है कि आप ऑफिस आए तो उनसे बात करवा दूं। कोई इमरजेंसी है? नहीं सर, मेरा ख्याल है कोई इमरजेंसी नहीं है। वो शायद किसी मामले में आपसे बात करना चाहते होंगे। मैंने उनके पीए से इस बारे में पूछा था, मगर खुद उसे भी कोई अंदाज़ा नहीं था, मगर उसने ये ज़रूर बताया कि कोई इमरजेंसी नहीं है। पीए ने अपनी राय जाहिर की। कोई और कॉल आई? नो सर, बस उन्हीं की कॉल थी। मैं उनसे कुछ देर बाद बात करूंगा। तुम फिलहाल डिक्टेशन के लिए बैठ जाओ, उमर ने उससे कहा। यस सर। पीए मुस्तैदी से बैठ गया। वो उस फाइल को देखते हुए उसे डिक्टेशन देने लगा। ये बाद दीगरे उसने टेबल पर पड़ी हुई 2-3 और फाइल्स को भी देखा और उनके बारे में भी उसे डिक्टेशन दी। वो साथ साथ कुछ और फाइल्स पर नोट लिखने में भी मसरूफ था। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो आखिरी डिक्टेशन देकर एक गहरी सांस लेता हुआ खामोश हो गया। ये बस अब मेरी आखिरी डिक्टेशन है। कल मैं शायद ऑफिस ना आऊं, और अगर आया भी तो ज़्यादा देर के लिए नहीं आऊँगा, उमर ने उससे कहा। मेरा ख्याल है 2-3 दिन तक सऊद हमदानी यहाँ पहुँच ही जाएंगे। अभी अपने कुछ काम निपटा रहे हैं, वरना शायद अब तक पहुँच ही गए होते। उसने आने वाले एसपी का नाम लिया। अब मैं मजीद कोई फाइल्स नहीं देखूंगा, सऊद हमदानी ही आकर देखेंगे, खास तौर पर इन केसेस की फाइल्स। इन्हें अच्छी तरह स्टडी की ज़रूरत है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ। अब इन 2-3 दिनों में मेरे कुछ विजिट्स अरेंज कर दो। उमर ने कुछ जगहों के नाम लेते हुए कहा। पीए अपनी नोटबुक में नोट्स लेते हुए यस सर की तकरार करता गया। 10:50 सुबह। मेज पर पड़ा फोन अचानक बजने लगा। उमर ने गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता करते हुए रिसीवर उठा लिया। सर, डीसी साहब की कॉल है, ऑपरेटर ने उसे बताया। बात करवाओ। उमर ने सामने वॉल क्लॉक पर नजर डालते हुए कहा। ठीक है, अब तुम जाओ। उसने रिसीवर कान से लगाते हुए पीए से कहा। वो कमरे से निकल गया। चंद लम्हों के बाद उमर को रिसीवर में सैयद सुल्तान शाह की आवाज़ सुनाई दी। मैं अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस आया हूँ, आपको कॉल करने ही वाला था। उमर ने रस्मी सलाम दुआ के बाद कदरे माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, अब तो मैंने कर ही ली है। सैयद सुल्तान ने दोस्ताना अंदाज में कहा। आज रात को क्या कर रहे हो? रात को कुछ खास नहीं, शायद फिर ऑफिस में ही होऊंगा या फिर कहीं पेट्रोलिंग पर। तो फिर ठीक है, फिर तुम रात का खाना हमारे साथ खाओ, सैयद सुल्तान ने तय किया। तुम्हारी आंटी मुझे पहले ही कई दिन से कह रही हैं कि तुम्हें खाने पर इनवाइट करूं। आज तुम फिर हमारी तरफ आ जाओ, जाने से पहले हमारे साथ डिनर कर लो, सैयद सुल्तान ने बेतकल्लुफी से कहा। आप हुक्म करें, मैं हाजिर हो जाऊंगा, उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। सैयद सुल्तान जहांगीर मुआज के दोस्तों में से थे और चंद माह पहले ही उमर के शहर में उनकी पोस्टिंग हुई थी। खैर, हुक्म वाली तो कोई बात नहीं है, हुक्म तुम्हारे बाप को देता हूँ। तुम बाप की तरह ढीठ नहीं हो, मैं जानता हूँ, वैसे ही आ जाओगे, सैयद सुल्तान ने बरजुस्तगी से कहा। उमर उनके जुमले पर हंसा। मैं आपके इनविटेशन का पहले ही इंतजार कर रहा था, चाहता था कि जाने से पहले आंटी के हाथ का खाना एक बार खा लूं। सैयद सुल्तान ने उनकी बात काटी। ये तुम्हारे अपने करतूत हैं जिनकी वजह से तुम 1-2 बार से ज्यादा हमारी तरफ नहीं आए। अब तुम किस कदर फॉर्मल होकर अपनी हसरतों का इजहार कर रहे हो। जाने से पहले आंटी के हाथ का खाना एक बार खा लूं? एक बार क्यों, 10 बार खाओ। वह उसे अपने मशहूर जमाना अंदाज में झिड़क रहे थे। जी जी, मुझे पता है, मेरी अपनी कोताही है, उमर ने फौरन कहा। कोई खास डिश बनवानी हो तो बता दो, मैं तुम्हारी आंटी से कह दूंगा, सैयद सुल्तान ने ऑफर की। आंटी की हर डिश खास होती है, मैं सब कुछ खुशी से खाऊंगा। ठीक है, फिर 8 बजे होना चाहिए तुम्हें हमारी तरफ, सैयद सुल्तान ने उसे हिदायत देते हुए फोन बंद कर दिया। 11 बजे सुबह। उमर ने सिगरेट केस से एक सिगरेट निकालकर सुलगाया। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बिल्कुल अकेला था। सिगरेट के कश लगाते हुए वो इन मकामी अखबारात पर एक नज़र डालने लगा जो उसकी मेज़ पर पड़े थे। उसके अमले ने अहम या पुलिस से मुतल्लिका खबरों को हाईलाइट किया हुआ था, इस वजह से उसे तमाम अखबारात का तफसीली मुतालिया करना नहीं पड़ता था। वह बड़े कौमी अखबारात का मुतालिया ऑफिस में सुबह आते ही कर लिया करता था, जबकि लोकल अखबारात की बारी दोपहर के करीब आती थी। इस वक्त भी उन अखबारात को देखते हुए उसे अपने बारे में चंद सुर्खियां नजर आईं।
उसके पोस्ट आउट होने के हवाले से चंद खबरें लगाई गई थीं। फिर एक मकामी कालम नवीस ने उसकी पोस्टिंग के दौरान उसकी कारकर्दगी को सराहते हुए उसकी शान में ज़मीन व आसमान के कलाबे भी मिलाए थे। वह मुस्कुराते हुए कालम को पढ़ता रहा। वो कालम नवीस हर जाने वाले अफसर की तारीफ में उस वक्त तक ज़मीन आसमान एक ये रखता था जब तक कि नया अफसर ना पहुंच जाता, और नए अफसर की आमद के साथ ही वो कालम नवीस पिछले अफसर की बुराइयों की तफसीलात और आने वाले के कसीदे इकट्ठे ही पढ़ना शुरू कर देता। इस वक्त भी उस कालम को पढ़ते हुए उसे उस शख्स के झूठ और चापलूसी की इंतहा पर हैरानी हो रही थी। उसने वह काम भी उसके खाते ही डालने की कोशिश की थी जो उसने वहां उस शहर में तो क्या किसी दूसरे शहर की पोस्टिंग में भी कभी नहीं किए थे। वो कालम नवीस कसीदा ख्वानी में कमाल महारत रखता था, या फिर वो कालम भी उसके अमले में से किसी की काविश थी। साहब को जाते जाते खुश करने की एक कोशिश। वो कुछ महजूज होकर सिगरेट के कश लगाते हुए वो कालम पढ़ता रहा। कालम पढ़ने के बाद उसने दूसरी खबरों पर नजरें दौड़ाना शुरू कर दी। एक खबर बार की तरफ से उसके एजाज में अलविदाई दावत की थी। एक और दावत चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दी जा रही थी। उसे वकीलों और कारोबारी अफराद से जितनी चिढ़ थी किसी और से नहीं थी, मगर पुलिस सर्विस में उसे सबसे ज्यादा साबका इन्हीं दो तबकात से पड़ता था। 10 मिनट में उन अखबारात का जायजा लेने के बाद उसने उन्हें वापस टेबल पर रख दिया। अपने चपरासी को बुलवाकर उसने गाड़ी तैयार करवाने के लिए कहा। उसे अब कचहरी जाना था। अपने ऑफिस से निकलकर वो बाहर जाने की बजाय पुलिस स्टेशन का राउंड लेने लगा। हमेशा की तरह उसे उस दिन भी बहुत सी चीजों की तरफ अपने अमले की तवज्जो मबजूल करानी पड़ी। कुछ के यूनिफॉर्म की हालत इतनी ही खस्ता थी जितनी हमेशा होती थी। 10 मिनट में उसने अपना राउंड मुकम्मल किया और बाहर कंपाउंड में निकल आया। उसके गाड़ी में सवार होने के बाद एक बार फिर गार्ड्स और ड्राइवर ने अपनी नशिस्त संभाल ली थी। उसके ऑफिस से कचहरी तक का फासला 15 मिनट में तय होता था। 11:35 सुबह कचहरी में मौजूद अपने ऑफिस में पहुंचकर उसने वहां मौजूद कामों को निपटाना शुरू कर दिया। मुलाकातियों की एक लंबी लाइन थी जिसे वहां भुगताना था, और हर एक का मसला एक से बढ़कर एक था। पुलिस सर्विस में आकर उसकी पंजाबी में जितनी रवानी आई थी वो पहले कभी नहीं आ सकती थी। फॉरेन सर्विस का जहां और जहां था, पुलिस सर्विस की दुनिया और दुनिया थी। मकामी जबान से नावाकफियत बड़े से बड़े अफसर को भी बाज दफा बुरी तरह डबोया करती थी। उमर ने पुलिस सर्विस में आने के बाद बहुत जल्दी इस जुबान का इस तरह का इस्तेमाल सीख लिया था जिस तरह के इस्तेमाल की जरूरत थी। बाकी की फसाहत और बलागत उसके मातहत अमले ने उसे सिखा दी थी। हाँ, उससे मिलने वालों में ज्यादा तादाद देहातियों या आम शहरियों की थी। वो वहां बैठने के औकात में हमेशा बड़ी तेजी और मुस्तैदी से मुलाकातियों को भुगताया करता था। इसके बावजूद वो जब वहां से उठता, ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में मौजूद मुलाकातियों की तादाद उतनी ही होती। आज भी वो उसी फुर्ती और मुस्तैदी से दरख्वास्तों पर अहकामात जारी कर रहा था। 12:40 दोपहर। उसके मोबाइल की बीप बज रही थी। सामने बैठे हुए मुलाकाती से बात करते करते उसने मेज पर पड़ा हुआ मोबाइल हाथ में लेकर कॉलर का नंबर देखा। वो जुनैद था। उसने कॉल रिसीव की। हेलो जुनैद, कैसे हो? उसने जुनैद को मुखातिब करते हुए कहा। फाइन। दूसरी तरफ से जुनैद ने मुख्तसर जवाब दिया। उमर को हैरत हो रही थी। जुनैद आमतौर पर दिन के औकात में उसे ऑफिस में फ़ोन नहीं करता था, और वो भी काम के दौरान। वो रात को उसे फ़ोन किया करता था या फिर शाम को। इस वक्त कैसे कॉल कर लिया तुमने? उमर पूछे बगैर नहीं रह सका। तुम लाहौर कब आ रहे हो? जुनैद ने उसके सवाल का जवाब दिए बगैर कहा। बस 2-3 दिन में। क्यों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उमर को अचानक तशवीश हुई। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से उसने कहा। फिर तुम रात को मुझे कॉल कर लो या फिर मैं तुम्हें कॉल कर लेता हूँ। नहीं, मैं फ़ोन पर बात नहीं करना चाहता। इस बार जुनैद के अंदाज ने उसे कुछ चौंकाया। फिर आमने सामने बात करना चाहता हूँ। खैर तो है? हाँ, खैर ही है। किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हो? बहुत सारी चीज़ें। ये जब तुम लाहौर पहुंचोगे तभी बताऊंगा। इतना पुरस्रार बनने की क्या ज़रूरत है? साफ साफ बात करो यार। तुम लाहौर पहुंच जाओ, फिर काफ़ी साफ साफ बातें होंगी। उमर एक लहजे के लिए खामोश रहा। अलीज़ा ठीक है? उसने पता नहीं क्या जानने की कोशिश की। हाँ, बिल्कुल ठीक है। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? वो भी ठीक चल रही हैं। उमर को कुछ इत्मीनान हुआ। कम से कम इस बार अलीज़ा और उसके दरमियान कोई गड़बड़ नहीं थी। हो सकता था कोई और मामला हो। मैं 2-3 दिन तक फारिग होकर लाहौर आ जाऊंगा, फिर इत्मीनान से तुमसे बातचीत होगी। उमर ने उससे कहा। मैं सिर्फ तुम्हारी वापसी के बारे में ही जानना चाहता था।
अच्छा फिर मैं करूँगा तुम्हें रात को कॉल, गपशप रहेगी, अभी ऑफिस में हूँ। उमर ने खुदा हाफिज कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। 1:20 दोपहर। मैं चाय पीने आया हूँ आपके साथ। सामने कुर्सी पर बैठते हुए सेशन जज रिजवान कुरैशी ने उमर से कहा। वो भी कुछ देर पहले ही उसके कमरे में आया था। उसका ऑफिस उमर के ऑफिस से कुछ फासले पर था और वो वक्तन फवक्तन उमर के दफ्तर में आता जाता रहता। दोनों चाय अक्सर साथ ही पीते। उमर ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने की बजाय घंटी बजाकर इर्दली को बुलवाया और चाय लाने के लिए कहा। चलें आज आखिरी बार आपको चाय पिलवा देते हैं, इसके बाद तो फिर मौका नहीं आएगा। उमर ने इर्दली के जाने के बाद रिजवान कुरैशी से कहा। क्यों, अभी तो आप चंद दिन और हैं यहाँ? हाँ, मगर यहाँ कचहरी में आज मेरा आखिरी दिन है। परसों सऊद हमदानी चार्ज ले रहे हैं। कल मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैं मसरूफ़ रहूँगा। उमर ने तफसील बताई। बहुत अच्छा वक्त गुजरा उमर जहांगीर आपके साथ, अच्छी गपशप हो जाती थी। हाँ, बस 10-15 मिनट की, उमर ने मुस्कुरा कर कहा। चलें 10-15 मिनट ही सही, मगर अच्छा टाइम गुजरता था। रिजवान कुरैशी भी मुस्कुराया। इसमें कोई शक नहीं। उमर ने सर हिलाते हुए टेबल पर पड़ी हुई चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया। लाहौर जाने से पहले मेरी तरफ एक चक्कर लगाएं, खाना खाते हैं इकट्ठे, रिजवान कुरैशी ने ऑफर की। ज़रूर, क्यों नहीं, मगर खाना ज़रा मुश्किल है। अब 2-3 दिन के लिए खासी कमिटमेंट्स हो चुकी हैं मेरी, मगर जो कुछ ऑफिशियल फेयरवेल और डिनर्स हो रहे हैं इसमें तो आप भी इनवाइटेड होंगे। इकट्ठा खाने का मौका तो वहाँ भी मिल जाएगा, उमर जहांगीर ने कहा। ऑफिशियल डिनर में और घर पर होने वाली दावत में बड़ा फ़र्क होता है। फिर कभी सही रिजवान साहब, बाद में मुलाकात तो होती रहेगी आपसे, उमर ने कहा। कहाँ मेल मुलाकात रहेगी, आप तो फौरी छुट्टी पर बैरूने मुल्क जा रहे हैं, रिजवान कुरैशी ने याद दहानी करवाई। हाँ, मगर पाकिस्तान आता जाता रहूँगा और फिर दोबारा ज्वाइन तो करना ही है। तब क्या पता हम कहाँ हों, आप कहाँ हो, जहाँ भी होऊंगा मैं आपसे राब्ता रखूँगा, उमर ने कहा। अगले 15 मिनट उसने रिजवान कुरैशी के साथ चाय और सिगरेट पीते हुए गुजारे। फिर रिजवान कुरैशी बड़ी गर्मजोशी के साथ उससे मिलकर ऑफिस से निकल गया। उसके जाने के बाद उमर ने अगले 15 मिनट वहाँ मौजूद अमले के साथ अलविदाई बातचीत की। अपने ऑफिस में मौजूद अपनी चीज़ों को वो पहले ही अपनी गाड़ी में भिजवा चुका था। दोपहर 1:50 कचहरी में मौजूद अपने ऑफिस से निकलकर दोबारा अपनी गाड़ी में आ बैठा। जबार गाड़ी चलाते हुए दोबारा उसे मेन रोड पर ले आया। उमर ने एक बार फिर सन ग्लासेस लगा लिए थे। कार सर्विस करवा ली है मेरी, उमर ने जब्बार से पूछा। जी सर, मैं करवा कर घर छोड़ आया हूँ। किसी खराबी वगैरह के बारे में कहा तो नहीं मैकेनिक ने? नहीं सर, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, उसने चेक की थी अच्छी तरह। उमर सर हिलाते हुए बाहर देखने लगा। फिर अचानक एक ख्याल आने पर उसने कहा, रास्ते में से सिगरेट का पैकेट लेना है। जी सर, ड्राइवर ने कहा। चंद मिनटों के बाद उसने रास्ते में नजर आने वाली एक मार्केट के सामने पार्किंग में गाड़ी रोक दी और कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया। वो उमर के लिए अक्सर उसी मार्केट की एक शॉप से सिगरेट खरीदा करता था। 2-3 मिनट में सिगरेट खरीद कर वो वापस आ गया। उमर ने सिगरेट का पैकेट उससे लेते हुए सिगरेट को केस में रखने की बजाय पैकेट में से एक सिगरेट निकाला और पैकेट को डैशबोर्ड पर रख दिया। ड्राइवर तब तक गाड़ी स्टार्ट करके उसे रिवर्स करते हुए पार्किंग से निकाल रहा था। पुलिस मोबाइल बाहर सड़क पर ही खड़ी थी। ड्राइवर गाड़ी एक बार फिर मेन रोड पर ले आया। उमर ने लाइटर से एक हाथ में ओट बनाते हुए होंठों में दबा हुआ सिगरेट सुलगाया और फिर लाइटर को दोबारा डैशबोर्ड पर रख दिया। खिड़की के शीशे को उसने कुछ और नीचे कर दिया ताकि धुआं आसानी से बाहर जाता रहे। वो अब अपने बाकी दिन की मसरूफियात के बारे में सोच रहा था। गाड़ी तेजी से सड़क पर रवा दवा थी। दाएं तरफ से एक मोटरसाइकिल ने उमर की गाड़ी को ओवरटेक किया। मोटरसाइकिल पर मौजूद 2 आदमियों में से पीछे बैठे हुए शख्स ने अपने जिस्म के गिर्द चादर लपेटी हुई थी। उमर की गाड़ी में मौजूद गार्ड्स हाथ में पकड़े हथियार लेकर यकदम चौकन्ना होते हुए ओवरटेक करते हुए उस मोटरसाइकिल को देखने लगे। सिगरेट पीते हुए उमर ने भी विंड स्क्रीन से आगे निकलती हुई उस मोटरसाइकिल को अचटती नजरों से देखा। मोटरसाइकिल पर बैठे दाढ़ी वाले नौजवान लड़कों में से किसी ने उमर की गाड़ी की तरफ नहीं देखा। तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए वो दोनों आपस में बातों में मसरूफ थे और उसी तेज रफ्तारी के साथ मोटरसाइकिल चलाते हुए वो उमर की गाड़ी से बहुत आगे निकलते हुए आने वाली एक दूसरी सड़क पर मुड़ गए। पीछे बैठे हुए गार्ड्स एकदम मुतमईन हो गए। उमर ने सिगरेट की राख को झटका और सिगरेट का एक और कश लगाया। गाड़ी की स्पीड अब आहिस्ता हो रही थी। उन्हें भी उसी सड़क पर मुड़ना था जिस सड़क पर वो मोटरसाइकिल गई थी। उस सड़क पर मुड़ते ही वो मोटरसाइकिल रुक गई।
پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکے نے بڑی پھرتی کے ساتھ اپنی چادر کے اندر سے ایک اسٹین گن نکالی اور اس کے ٹریگر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بالکل خاموشی سے موٹر سائیکل پر یوں بیٹھ گیا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔ اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ چند راہگیروں اور اکا دکا موٹر سائیکل اور گاڑی والوں نے انہیں دیکھا، مگر صرف تجسس بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گئے۔ اسٹین گن پکڑے ہوئے لڑکے کے ہاتھ میں بندھی ہوئی گڑی نے اچانک سگنل دینا شروع کر دیا۔ آ گیا، اس کے منہ سے نکلا۔ کسی نے یقیناً موڑ پر پہنچنے والی عمر کی گاڑی کے بارے میں انہیں اطلاع دی تھی۔ موٹر سائیکل چلانے والا موٹر سائیکل کے ہینڈلز پر ہاتھ رکھے ہوئے مستعد ہو گیا۔ اسٹین گن اوپر ہو گئی۔ عمر کی گاڑی کا بونٹ نظر آیا۔ گاڑی مڑ رہی تھی۔ اس نوجوان نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ پہلا برسٹ ٹائرز پر پڑا تھا۔ گاڑی کو یکدم بریک لگ گئے اور اس سے پہلے کہ گاڑی کا ڈرائیور یا گارڈ صورتحال کو سمجھ کر کچھ کرتے، دوسرے برسٹ نے ونڈ سکرین کو چھلنی کر دیا۔ پولیس کی پیچھے آنے والی موبائل نے اچانک سائرن بجانا شروع کر دیا۔ موٹر سائیکل ایک فراٹے کے ساتھ اس سڑک پر بھاگنے لگی۔ وہ نوجوان اسٹین گن اپنی چادر کے اندر کر چکا تھا۔ جب تک موبائل مڑ کر عمر کی گاڑی کراس کرتے ہوئے آگے آئی، اس سڑک پر سے موٹر سائیکل غائب ہو چکی تھی۔ دوپہر 2 بجے فضا میں تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی جب بارڈ چلایا، حملہ سر اس کا پاؤں بریک پر تھا۔ وہ آگے نہیں کہہ سکا، وہ آگے کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ دو طرف سے گولیوں کی زد میں آیا تھا۔ ڈرائیور سیٹ کی کھڑکی اور ونڈ سکرین سے اچانک لگنے والے بریک کے جھٹکے سے عمر یکدم جھک گیا۔ اس کا سر ڈیش بورڈ کے پاس تھا جب اس نے جبار کی چیخیں سنی اور ونڈ سکرین کی کرچیوں کو اڑتے دیکھا۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے پہلے اپنے کندھے اور پھر اپنی گردن میں لوہے کی گرم سلاخیں سی گھستی محسوس کی۔ وہ بے اختیار چلایا تھا۔ پھر یکے بعد دیگرے اس نے کچھ اور سلاخوں کو اپنی گردن، کندھے اور کندھے کی پشت میں دھنستے محسوس کیا۔ کتنی وہ نہیں بتا سکتا تھا۔ پھر فضا میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ اس کا سر ڈیش بورڈ پر ٹکا ہوا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بھئی کوئی کراہ رہا تھا۔ درد کی شدت۔ چند سیکنڈز کے لیے کھلی نظروں سے اس نے ڈیش بورڈ سے سر ٹکائے ٹکائے اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے نیچے دیکھا۔ اس کے گھٹنے کے قریب خاکی ٹراؤزرز خون سے بھیگ رہی تھی۔ اس کی گردن کے اطراف اور عقب سے نکلنے والا خون ایک دھار کی صورت میں اس کی گردن کے نیچے والے حصے سے بہہ رہا تھا۔ اس نے سائرن کی آواز سنی۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا پولیس موبائل ابھی اس کے پاس ہوگی۔ وہ جانتا تھا وہ اگلے چند منٹوں میں ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔ اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ چہرے، آوازیں، ماضی، حال، چیزیں، لوگ۔ وہ سانس لینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ چیخ یا کراہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے احساسات مکمل طور پر مفلوج نہیں ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا اس کے ہاتھ میں دبا سگریٹ خون کے اس تالاب میں گرا ہوا تھا جو اس کے پیروں کے پاس پائیدان میں جمع ہو گیا تھا، مگر وہ ابھی سلگ رہا تھا۔ اس میں سے اٹھتا ہوا دھواں عجیب سے انداز میں اوپر اٹھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں اس نے سگریٹ کے شعلے کو مکمل طور پر بجھتے دیکھا، پھر دھواں بند ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا اور اس کے ناک سے خون۔ وہ اپنے سر کو سیدھا کرنا چاہتا تھا۔ کوئی اس کا دروازہ کھول رہا تھا، کوئی اس کے قریب بلند آواز میں بول رہا تھا۔ اس نے علیزہ کے چہرے کو اپنے ذہن کی سکرین پر ابھرتے دیکھا۔ بے اختیار اس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ پھر اس نے اس کے ساتھ جنید کو دیکھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ اسے اپنا دایاں بازو کسی کے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں محسوس ہوا۔ کوئی اس کے دائیں کندھے پر ماتھا ٹکائے رو رہا تھا۔ وہ ان آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی نمی کو شرٹ کے اندر اپنے بازو پر محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے یہ مت کہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ تمہیں پتا ہے اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ اس نے اپنے بائیں کندھے پر کسی کے ہاتھ کی گرفت محسوس کی۔ کوئی اسے سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دائیں کندھے کو کسی کی گرفت سے آزاد ہوتے پایا۔ ایک گہری تاریکی نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ڈوبتے ہوئے ذہن کے ساتھ جو آخری احساس تھا وہ کسی کے اسے گاڑی سے نکالنے کی کوشش کا تھا۔ اس کے ذہن میں ابھرنے والا آخری خیال اس کی ممی کا تھا۔ علیزہ بی بی آپ ہاسپٹل چلی جائیں۔ وہ گاڑی پورش میں کھڑی کر کے ابھی نیچے اتر ہی رہی تھی جب مرید بابا نے اسے کہا، کیا ہاسپٹل؟ کس لیے؟ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ عباس صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا ہے۔ مرید بابا نے بتایا۔ عباس کا؟ لیکن کیوں؟ اسے اس بار تشویش ہوئی۔ بس آپ چلی جائیں، انہوں نے کہا ہے۔ نانو اور ممی کہاں ہیں؟ علیزہ پریشان ہو گئی۔ وہ لوگ شاپنگ کے لیے گئی ہیں۔ عباس صاحب بھی ان کا پوچھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا کہ انہیں بھی پیغام دے دیں۔
اور آپ کو بھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنا موبائل آن کریں اور ان سے رابطہ کریں۔ مرید بابا نے کہا۔ کون سا ہاسپٹل؟ علیزہ نے گاڑی میں دوبارہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ سروسز ہاسپٹل، مرید بابا نے بتایا۔ آپ نے ان سے پوچھا؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ جی میں نے پوچھا تھا۔ انہوں نے بتایا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایکسیڈنٹ؟ کس کا؟ عمر صاحب کا، مرید بابا نے بتایا۔ اس کے دل کی ایک دھڑکن مس ہوئی۔ عمر کا؟ وہ ٹھیک تو ہے، آپ ان سے بات کر لیں، انہوں نے جلدی فون بند کر دیا تھا، مرید بابا نے کہا۔ علیزہ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے بیگ سے موبائل نکالا اور اسے آن کرتے ہوئے عباس کے موبائل پر کال کی۔ پریشانی کے عالم میں اس نے اپنی گاڑی باہر نکال لی۔ راستے میں اس نے ایک بار پھر عباس کو کال ملائی۔ کال اب بھی مصروف تھی۔ دوسری بار کال کے بعد موبائل رکھ ہی رہی تھی کہ دوسری طرف سے کال آنے لگی۔ اب کی بار عباس کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو عباس بھائی، عمر کو کیا ہوا ہے؟ کال ریسیو کرتے ہی علیزہ نے پریشانی سے پوچھا۔ دوسری طرف چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ پھر عباس نے کہا، تم کہاں ہو؟ میں سروسز ہاسپٹل آ رہی ہوں، بس راستے میں ہوں۔ عمر کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اب ٹھیک ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام سے ڈرائیو کرو۔ اپنی گاڑی میں آ رہی ہو؟ ہاں۔ اور گرینی کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ نہیں ہے، شاپنگ کے لیے ممی کے ساتھ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ۔ وہ اب اسے اس گیٹ کا بتا رہے تھے جہاں سے اسے آنا تھا۔ میں سیکیورٹی والوں کو تمہارا نمبر دے دیتا ہوں، وہ تمہیں روکیں گے نہیں، عباس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے عمر ٹھیک ہے، لیکن پھر اس نے سوچا پتہ نہیں اس نے کتنی چوٹیں آئی ہوں گی، اور میں نے یہ بھی تو نہیں پوچھا کہ وہ زخمی کیسے ہوا ہے۔ اسے خیال آیا عباس کو دوبارہ فون کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ سروسز کے باہر پہنچ چکی تھی اور وہاں ہاسپٹل کی چار دیواری میں جگہ جگہ پولیس کی گاڑیاں اور اہلکار تھے۔ اسے یہ چیز غیر معمولی نہیں لگی تھی۔ کسی حادثے میں پولیس کے اعلیٰ افسر کے زخمی ہونے پر وہاں پولیس کا ہونا ضروری تھا، اور پھر وہ جانتی تھی وہاں سیکیورٹی کی ضرورت تھی۔ وہ متعلقہ گیٹ سے اندر چلی گئی۔ وہاں پولینڈ کی تعداد باہر سے بھی زیادہ تھی۔ وہ گاڑی پارک کرنے لگی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ گاڑی سے باہر نکلتے وقت اس نے کال ریسیو کی۔ وہاں دوسری طرف صالحہ تھی۔ گیٹ سے اندر آتے ہوئے اس کی نظر سائرن بجاتی پولیس کی گاڑیوں اور ایمبولینس پر پڑی جو اسی گیٹ سے ہاسپٹل کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہیلو علیزہ، دوسری طرف سے صالحہ کی آواز آئی۔ ہیلو۔ گاڑی لاک کرتے وقت اس کی نظر ایمبولینس پر ہی تھی جو اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ اس کے ارد گرد پولیس کے اہلکاروں کا ہجوم تھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس کے اندر عمر ہوگا۔ وہ مضطرب سی ہو گئی۔